शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो सेल्स एंड टिश्यूज़ है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है रॉस एंड विल्सन का। हम आज पढ़ेंगे कि सेल्स और टिश्यूज़ जो हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, क्योंकि जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। और जो बेसिक होता है, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, जहाँ से हम उसकी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो सेल होता है यहाँ पर बताया हुआ है कि ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बॉडी का। स्ट्रक्चरल से क्या मुराद होता है? स्ट्रक्चरल होता है यानी कि उसका स्ट्रक्चर बनाने में सबसे जो छोटा पार्ट है वो सेल है। और फंक्शनल का मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म जिस लेवल पे हो रही होती है, सबसे जो बेसिक लेवल होता है जहाँ पर से मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है, वो आपके पास क्या होता है? सेल होता है। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि जो सेल्स होते हैं वो आपस में मिलकर ग्रुपिंग करके सेम फंक्शन परफॉर्म करते हुए सिमिलर सेल्स क्या बनाते हैं? वो टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ की डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ बुक पे दी हुई हैं। ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है। इसके अलावा आपके पास मसल्स हैं, बोन है, ये क्या है? ये सारी की सारी टिश्यूज़ की एग्जांपल्स हैं। अब जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं? वो मिलकर आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं। ऑर्गन्स की एग्जांपल में आपके लंग्स हैं, स्टमक है, ठीक है, हार्ट है, ये सारी क्या है? ये डिफरेंट ऑर्गन्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये सारी बातें हम बहुत दफ़ा पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर हमने जो इस चैप्टर में मेनली देखनी है वो ये है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन क्या है, और टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर क्या है और उसके डिफरेंट पार्ट का फंक्शन क्या है। ठीक है, अब हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या होती है? वो बेसिकली एक सिंगल सेल से बनती है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट जाइगोट से होती है। जाइगोट जो होता है वो मेल स्पर्म और जो फीमेल एग होती है उसकी फ्यूजन से बनने वाला एक सिंगल डिप्लॉयड सेल होता है, और उससे नेक्स्ट क्या होता है? ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट होती है। इसमें बहुत सारे स्टेजेस होती हैं कि पहले एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, फिर उसका जेनेटिक मेकअप जो होता है वो सारा जाइगोट वाला होता है। ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली जहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो जाइगोट होता है, जहाँ से नेक्स्ट क्या होती है? सेल डिवीजन होती है, और फिर क्या होता है कि सेल एक पूरा इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। अब स्टार्टिंग पे यहाँ पर ये भी बात बताई हुई कि जो एक सिंगल सेल होता है उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते होते, लेकिन जब उसमें डिवीजन होती है और उससे जाइगोट, जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, उससे एक पूरा इंडिविजुअल बनता है, तो जो उसका रिजल्टेंट होता है उसको हम नेकेड आई से देख सकते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसमें कुछ एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो सेल होता है ना, बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, यानी जो सब सेल में पाया जाता है, तो उसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो कुछ सेल में लोकेटेड होती है और कुछ में नहीं होती। एनिमल सेल में जैसे कि जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बट सेल वॉल नहीं होती। तो इसलिए हम जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें क्या होता है? उसमें हम सेल मेम्ब्रेन को ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आउटर पे सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर क्या होगा? कोई भी फ्लूइड जो है वो लोकेटेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसका जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको साइटोसोल कहते हैं। और जो नेक्स्ट होता है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो लोकेटेड होती है। इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरह से हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि सेल का जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर लोकेटेड है। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपके पास। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये आप एज्यूम कर लें कि ये जो फ्लूइड मटेरियल है इसको क्या कहते हैं? ये आपके पास लोकेटेड है साइटोसोल। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ जाती हैं? ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज लोकेटेड है। ये मैं सिर्फ आपको एज एन एग्जांपल जो है वो बता रही हूँ। ठीक है, अब जो साइटोसोल है ये इसका सिर्फ फ्लूइड मटेरियल जो है वो साइटोसोल में इंक्लूड होता है। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें ना, तो इसमें साइटोप्लाज्म में क्या आता है? साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलीज। जो सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होती हैं, सिवाय किसके? न्यूक्लियस के। ये एमसीक्यूज में मोस्टली आता है कि साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? साइटोसोल प्लस द ऑर्गेनेलीज। जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती है वो सारी इंक्लूड होती हैं साइटोप्लाज्म में, एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। और साइटोसोल में कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो होता है, जो फ्लूइड मटेरियल होता है जिसमें ऑर्गेनेलीज इम्बेडेड होती हैं, सिर्फ और सिर्फ वो इंक्लूड होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की,
तो ये हम बहुत दफ़ा पहले भी देख चुके हैं। 9th से हम इसका जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जो कि एक्सप्लेन करता है इसके स्ट्रक्चर को, उसको हम पढ़ते आ रहे हैं। उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है उसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इसमें लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल इम्बेडेड होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन भी इंक्लूड होता है और इसके अलावा जो है इसके साथ कोलेस्टेरोल और बाकी जो सब्सटेंसेस है, साइटोस्केलेटन वगैरह जो एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल्स होता है वो सारे भी लोकेटेड होते हैं। मेनली जो हम इसमें फंक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि लिपिड बाइलेयर जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है। जो लिपिड बाइलेयर होती है ना, जो इसके लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। इसमें फॉस्फोलिपिड लोकेटेड होता है और फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हेड है और ये वाला पोर्शन जो होता है इसको क्या कहते हैं, ये टेल है। जो हेड होता है ये क्या होता है, ये चार्ज्ड होता है, चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज होगा जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। ये हाइड्रोफिलिक होता है मतलब कि वाटर लविंग होता है। वाटर जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं उसको ये अपने अंदर डिसॉल्व होने देता है। और जो इसकी टेल होती है ये क्या होती है, ये अनचार्ज्ड होती है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती है। और ये क्या होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, आई मीन कि ये वाटर के रिलेटेड जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसको अपने अंदर सॉल्युबल नहीं होने देती। तो अब क्योंकि जब जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं तो ये जो हेड होती हैं ये आउटसाइड पे आते हैं और नीचे वाले लेयर के भी हेड जो होते हैं वो इस तरह से आउटसाइड पे आएंगे, ठीक है। और ये जो टेल्स होती हैं ये दरमियान वाले पोर्शन में आ जाती हैं, इसलिए जो इसका आउटर इन्वायरमेंट होता है ना सेल मेम्ब्रेन का, वो क्या होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है। और जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है लिपिड्स की। अब जो प्रोटीन्स होती हैं वो इसके अंदर क्या होती हैं, वो इस तरह से इम्बेडेड होंगी। यहाँ पे डिफरेंट जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल पड़े होते हैं उसके दरमियान में क्या होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल इम्बेडेड हुए होते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन इसके अंदर इम्बेडेड हुई होती है उसके डिफरेंट और इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब जो लिपिड के फंक्शंस थे वो आपको क्लियर कर दिए कि इसका क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट पे अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो उसका फंक्शन कुछ इस तरह से होता है कि समटाइम जो प्रोटीन होती है उसके साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो साइड होती है, इसकी आउटर जो साइड होती है सॉरी, उस पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स अटैच हो जाती हैं। इस तरह से ये क्या बन जाता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाते हैं। और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं वो सेल को सरफेस मार्कर के तौर पर एक्ट कर रहे होती हैं, सेल को एक पार्टिकुलर आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इसके प्रोटीन्स के सारे फंक्शंस बताए हुए हैं कि वो उसको इम्यूनोलॉजिकल अपीयरेंस देते हैं, यानी जो सेल का अपना बॉडी का सेल होता है और जो कोई भी आउटसाइड सेल होता है, जो एंटीजन होता है, वो उनके डिफरेंस को वाजे करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है इसमें नेक्स्ट ये बताया हुआ है कि समटाइम्स ये रिसेप्टर्स के तौर पर भी एक्ट करी होती हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं जैसे डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं तो वो सेल के ऊपर क्या करते हैं, वो जाकर रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम्स के तौर पर भी प्रोटीन्स एक्ट करती है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये सारे प्रोटीन्स होते हैं, ये बात भी कोई न्यू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होती हैं, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन्स जो होती हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड हुई होती हैं उनको ट्रांस बोलते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। वो क्या करती हैं, ये वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके रिलेटेड जो आयंस वगैरह होते हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करती है। और नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ ऐसी भी होती हैं जो पंप्स के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो मूव करवा रही होती हैं। नेक्स्ट बात हमने देखनी है वो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है, या तो इसका काम ये होता है कि ये जो सेल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन कर रही होती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। तो या दूसरा इसका काम ये है कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन होती है मटेरियल्स की, जो सेल के आउटसाइड इन्वायरमेंट से इनसाइड इन्वायरमेंट में मटेरियल मूव करता है और इनसाइड से आउटसाइड इन्वायरमेंट में मटेरियल मूव करता है, उसको क्या करना होता है, इसने रेगुलेट करना होता है। मेनली इसका जो मैकेनिज्म होता है, इसका जो मकसद होता है वो क्या होती है, इसकी जो रीज़न होती है वो ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल कर रही होती है। अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन देखें सब्सटेंसेस की तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, इसके दो मेन मैकेनिज्म होते हैं। नंबर 1 इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड नंबर 2 इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल से मूव करवाए जा रही होती है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। अब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि सब्सटेंसेस जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है वहाँ से वो उधर मूव करेंगे जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये क्या होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, अलोंग द कंसंट्रेशन
ग्रेडियंट। ओके, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करते हुए क्या होती है, इसके अलोंग कौन सी होती है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है कि सब्सटेंसेस जहां पर ज़्यादा कंसंट्रेशन में है वहां से उधर मूव कर जाएंगे जहां पर कम कंसंट्रेशन में है। ठीक है, और इसमें फर्दर 3 मैकेनिज्म होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में। नंबर 1 इज द डिफ्यूजन, नंबर 2 इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड नंबर 3 इज ओस्मोसिस। जो डिफ्यूजन होती है ना, बेसिकली डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफ्यूजन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे, लेकिन इसमें मेनली 2 चीज़ें आती हैं। इसमें मेनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स इंक्लूडेड होते हैं, वो लिपिड सॉल्युबल भी हो सकते हैं, वो वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस में जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ स्टीरॉइड्स आ सकते हैं, वो भी लिपिड्स की ही टाइप्स होती हैं। और वाटर सॉल्युबल में मेनली सोडियम, पोटेशियम और दूसरे आयंस होते हैं जो स्मॉल होते हैं और वो मूव कर जाते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये सब्सटेंसेस किस में इंक्लूडेड है, ये डिफ्यूजन में इंक्लूडेड है। ठीक है, दूसरा जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में मैकेनिज्म इंक्लूडेड होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, फैसिलिटेशन का मतलब ही हेल्प करना होता है। ठीक है, तो हम इसके नाम से भी इसको याद रख सकते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें होगी डिफ्यूजन ही, बट वो किसी मटेरियल की, किसी एक्सटर्नल चीज़ के जो हेल्प से होती है। ठीक है, अब वो क्या होता है, मेनली वो प्रोटीन होती है जो हेल्प कर रही होती है सब्सटेंसेस की मूवमेंट में। ठीक है, जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि वो अनएडेड यानी कि बगैर किसी हेल्प के मूव कर देते हैं, लाइक ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं। बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बगैर किसी हेल्प के मूव नहीं कर सकते होते, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसमें एक टर्म ये यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की टर्म इसमें यूज़ करते हैं। जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल से, तो ये कुछ इस तरह से है। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का होता है, इसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है जिससे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो क्या है, वो इंजाइम और सबस्ट्रेट का इंट्रैक्शन है। ठीक है, हमने ये चीज़ जो है वो काफ़ी दफ़ा पहले पढ़ी है कि इंजाइम और सबस्ट्रेट का इंट्रैक्शन किस तरह से होता है। जो इंजाइम होती है, ये हमें पता है कि एक पार्टिकुलर इंजाइम होता है, एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है जो उसके साथ आकर अटैच हो जाता है। अब हमें ये पता है कि अगर सबस्ट्रेट आकर उसके साथ अटैच होता है तो उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन होता है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ES कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके नतीजे में क्या होगा, रिएक्शन होगा, और एंड पे क्या होता है, उस रिएक्शन से प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के बनने के लिए इस सबस्ट्रेट का होना तो ज़रूरी है, बट इसके साथ इंजाइम के इंट्रैक्शन का होना ज़रूरी है। अगर इंजाइम नहीं होगा तो सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन नहीं होगी और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो मैक्सिमम एक स्पीड होती है जहाँ पर वो रिएक्शन हो रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेट मैक्सिमम बोलते हैं। इस रिएक्शन का मैक्सिमम रेट होता है जहाँ पर ये रिएक्शन हो सकता होता है। और ये मैक्सिमम रेट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इन इंजाइम्स पर डिपेंड करता है कि वो कितने हैं। सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मेनली हम इसको इंजाइम के अकॉर्डिंग जो है वो देखते हैं। अब इसी तरह से ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का होता है, ये टर्म क्या होती है, जो पार्टिकुलर कैरियर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि सबस्ट्रेट को मूव करवा रहे होते हैं, वो उसका जो मूवमेंट होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कितने कैरियर प्रोटीन्स हैं। और मैक्सिमम जितने कैरियर प्रोटीन्स होंगे उतना ही मैक्सिमम रिएक्शन का रेट आएगा, मतलब कि मूवमेंट का रेट आएगा, जो मूवमेंट इन एंड आउट सेल के हो रही होती है। और उसको क्या कहते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बोलते हैं। ठीक है, जो इसमें थर्ड चीज़ है वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ओस्मोसिस है। ओस्मोसिस में मेनली क्या होता है कि जो वाटर होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा होता है, यानी कि वो मूव कर रहा होता है जहाँ पर उसकी हाई कंसंट्रेशन होती है, वहाँ से वो लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहा होता है। अब यही सारा जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये डिफ्यूजन है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ये ओस्मोसिस जो है वो इसकी थर्ड टर्म है। इसमें यही सारा जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। अब जो दूसरा ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है, दूसरा जो मेथड है वो क्या है, वो हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मेथड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेनली जो इसकी एग्जांपल्स आती है हमारी बॉडी में, इसमें क्या होता है, एक तो इसमें जो भी सब्सटेंसेस होंगे वो किस में मूव कर रहे होते हैं, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर रहे होते हैं, यानी जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है वहीं पर ही उसकी मूवमेंट करवानी होती है। अब इसमें इसकी दो बेस्ट एग्जांपल्स जो हमारी बॉडी से दी जाती हैं वो सोडियम पोटाशियम पंप्स है और दूसरी बल्क ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, सोडियम पोटाशियम पंप्स किस तरह से इसमें आते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप मेनली कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, बॉडी में जो न्यूरॉन्स लोकेटेड होते हैं, जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में,
वहाँ पर मौजूद होते हैं सोडियम पोटाशियम पंप्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो चार्जेस को मूव करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट है। बल्क ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें भी दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक फैगोसाइटोसिस होती है और पिनोसाइटोसिस होती है। अगर तो बल्क में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो सॉलिड मटेरियल की हो रही है तो दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, और अगर हो रही है लिक्विड मटेरियल की तो दैट इज नोन एज द पिनोसाइटोसिस, ठीक है। सेल के आउटर स्ट्रक्चर के बाद हम जब सेल के इनर स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं तो उसमें सबसे जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज के अलावा बाकी जो उसका होता है वो सिर्फ लिक्विड पोर्शन होता है, जिसमें वाटर और डिफरेंट जो होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, उसमें डिजोल्व हुए होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको साइटोसोल कहते हैं। ऑर्गेनेलीज की अगर बात करते हैं तो ऑर्गेनेलीज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको देती हूँ, ठीक है। ऑर्गेनेलीज में सबसे पहले क्या चीज़ है, न्यूक्लियस आती है जो नंबर 1, और इसकी क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस जो होती है ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है जो सेल के एग्जैक्टली जो है वो मोस्टली सेंटर में होती है, या समटाइम अगर वैक्यूल लार्ज होता है, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं या एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसमें अगर वैक्यूल जो है वो लार्ज होगा तो ये साइड पे पेरिफेरी की तरफ पुश हुआ होता है, अदरवाइज ये सेंटर में ही जो है वो मौजूद होती है। न्यूक्लियस क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये कि ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है और ये सेल की लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होती है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जो इसका सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि न्यूक्लियस जो होता है इसको सेल का कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। कंट्रोल सेंटर इसलिए बोलते हैं कि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मेटाबॉलिज्म या फिर किसी भी दूसरे फंक्शन से रिलेटेड होते हैं उसमें इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, यही उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसके लिए सिग्नल्स दे रहा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल का कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट ये है कि इसके पास क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। सेल की जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके पास होती है, न्यूक्लियस के पास होती है। अब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसकी फॉर्म में होती है, किस शक्ल में मौजूद होती है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये डीएनए और आरएनए की फॉर्म में जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। अब इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस जो होता है इसको कोई मेम्ब्रेन नहीं होती जो न्यूक्लियस से सेपरेट करती है, ये मेम्ब्रेन लेस होती है और ये पार्ट ही कंसिडर किया जाता है न्यूक्लियस का। ये एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी के तौर पर जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। और न्यूक्लियोलस का मेन पार्ट क्या होता है कि यहाँ पर इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि इसमें राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एज लाइक न्यूक्लियस ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है और इसकी शेप कुछ सॉसेज शेप टाइप जो है वो इसकी शेप होती है। वैसे अगर हम इसको डिपेंड भी करता है कि कौन सी माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, अगर इसको देखा जाए लाइट माइक्रोस्कोप से तो नॉर्मली ये रॉड्स की फॉर्म में नजर आती है, बट अगर इसको प्रॉपर इसकी शेप देखी जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो वो इसकी सॉसेज शेप होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये जो इनके नेम्स दिए गए हैं, सेकंड नेम्स जो दिए गए ऑर्गेनेलीज को, वो इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं कि ये सेल को पावर प्रोवाइड करता है। पावर मीन एनर्जी, और एनर्जी सेल को किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में। तो एटीपी की सिंथेसिस का मेन लिंक किसके साथ है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। मोस्टली लोकेटेड इन द एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग सेल, जो भी एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग सेल होती हैं, मतलब जिनमें ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया सारे किस्म के जो सेल्स होती हैं, ऑल द टाइप्स ऑफ द सेल्स कॉन्टेन माइटोकॉन्ड्रिया, बट मेनली जो एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग सेल्स होते हैं जिनमें लीवर आ जाता है, जिनमें मसल्स हैं या स्पर्म्स होते हैं, ये मेनली तीनों इसमें इंक्लूडेड होती हैं। उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट नॉर्मल सेल्स की निस्बत ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही होती है, उनमें एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की अगर बात करें तो राइबोसोम्स कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस जो होता है ये फैक्ट्री है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स जो होते हैं दो चीज़ें होती हैं जो इसके स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती है। नंबर 1 इज़ द प्रोटीन एंड नंबर 2 इज़ द राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है और ये कहाँ पर इसकी सिंथेसिस होती है, इसकी सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस में। और इसका जो मेन फंक्शन होता है राइबोसोम का वो ये है कि प्रोटीन सेंसिस करवाता है। खुद ये कहां पर बनता है, न्यूक्लियोलस में, और सेंसिस किसकी करवाता है, प्रोटीन की। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं ये क्या होती है, ये चैनल्स होते हैं, ये नेटवर्क होते हैं जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इस तरह से एक्सटेंड कर रहा होता है कि ये स्टार्ट कहां से होता है, ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वहां से स्टार्ट होता है और पूरी की पूरी जो होती है साइटोप्लाज्म उसमें इसने एक्सटेंड किया
होता है खुद को, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेसिकली नेटवर्क होता है इन चैनल्स का, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नंबर 2 जो होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब इनका डिफरेंस किस बेस पे करते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसकी सरफेस रफ होती है। रफ क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स बेसिकली ग्रेन्यूल्स होती हैं। जब ये ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अटैच होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि उसकी अपीयरेंस रफ आती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसमें राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, ये विदाउट राइबोसोम्स होता है। अब इनके अगर हम फंक्शन की बात करें तो वो इनकी अपीयरेंस से ही पता चलते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज विदाउट राइबोसोम्स, तो इट मींस कि इसका फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड नहीं होगा। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, तो इसलिए इसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं यानी जो लिपिड बेस्ड हार्मोन होते हैं उनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है ताकि वो सेल को नुकसान ना पहुंचा सके। जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो गोल्जी ऑपरेटस है। गोल्जी ऑपरेटस बेसिकली क्या होते हैं, इनकी शेप्स कुछ इस तरह से होती हैं कि ये स्टैक्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनी होती हैं, सैक्स होते हैं, मेम्ब्रेनस और फ्लैट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर उन्होंने क्या बनाया होता है, गोल्जी ऑपरेटस बनाया होता है। अब इसका जो मेन फंक्शन होता है ये पैकिंग और इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस करवाता है सब्सटेंसेस की। मेनली जो सब्सटेंसेस होती हैं, एक्सोसाइटोसिस होता है जो सेल के आउटसाइड इन्वायरमेंट में सब्सटेंसेस मूव करवाने होते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और इसका ऑपोजिट एंडोसाइटोसिस है जो हम बल्क ट्रांसपोर्ट में पढ़ चुके हैं। तो एक्सोसाइटोसिस क्या है कि आउटसाइड सेल के जो है वो मूव करवाने होते हैं सब्सटेंसेस को। तो ये क्या करता है, सबसे पहले उनको पैक करेगा, देन उसकी एक्सोसाइटोसिस करवा देता है, सेल से आउटसाइड जो है वो इन्वायरमेंट में उसको मूव करवा देता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली क्या है, लाइजोसोम्स है। लाइजोसोम बेसिकली क्या होती हैं, ये गोल्जी अपरेटस से ही पिंच ऑफ हुई हुई यानी कि उसी से टूटी हुई वेजिकल्स ही होती हैं। और मेनली क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि इसके फंक्शंस का बेसिकली इसकी जो कंपोजिशन होती है उससे पता चलता है कि इसमें क्या होता है, इंजाइम्स के कंसंट्रेशन जो लाइजोसोम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्शंस करवाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन करवाकर। तो इसका मतलब क्या है कि लाइजोसोम जो होता है ये इसके जो इंजाइम्स होते हैं वो डिफरेंट इंजाइम डिपेंड करता है। अब जो इंजाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट होगा और उसकी वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स होते हैं जिसका ये एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है। और इसमें मेनली दो चीजें इंक्लूड होती हैं, नंबर 1 इज द माइक्रोफिलामेंट्स एंड नंबर 2 इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये फाइबर्स होते हैं और ये किस चीज के बने हुए होते हैं, होते तो ये साइटोस्केलेटन में दोनों चीजें ही फाइबर्स होती हैं। अब ये प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स तो होंगे लेकिन प्रोटीन की टाइप माइक्रोफिलामेंट्स में कौन सी होती है, एक्टिन प्रोटीन होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये लार्ज और रिजिड फाइबर्स होती हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एक्टिन से बने हुए होते हैं, थोड़े थिन फाइबर्स होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स लार्ज और रिजिड फाइबर्स होते हैं। और ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल डिवीजन में जब जो क्रोमोसोम होती है वो अटैच होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ, तो ये शॉर्ट करते हैं और अवे जो है वो एक दूसरे से एक्सटेंड करेंगे उसको, जो उसके क्रोमेटिड्स होते हैं इस तरह से वो सेपरेट हो जाते हैं। और क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, मेनली के जो क्रोमोसोम की डिवीजन होती है उसमें ये क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दूसरा क्या है कि ये जो सेल के अंदर इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं, जितनी भी सेल डिवीजन वाली मूवमेंट भी और जितनी भी ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट होती है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये साइटोस्केलेटन का रोल होता है सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। इसमें एक टर्म यूज की जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की टर्म क्या होती है, बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइज्ड एरिया होता है। जब सेल डिवीजन हो रही होती है ना तो उसमें सेंट्रोसोम बनता है, यानी कि जब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो डैश्ड हो जाते हैं, सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल जहाँ पर मौजूद होते हैं फिर वो अटैच होते हैं आकर जो क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उसके साथ और उसको सेपरेट आउट करते हैं। उस एरिया को क्या बोलते हैं, उस एरिया को सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रोसोम में क्या होता है, दो चीजें इंक्लूड होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इंक्लूड होते हैं और इसके अलावा सेंट्रियोल्स वाला जो एरिया होता है वो इसमें सेंट्रोसोम में लोकेटेड होता है और ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। लास्ट वन इज द सेल एक्सटेंशन। सेल जो होता है उसकी कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रही होती हैं।
उनको क्या बोलते हैं, उनको सेल एक्सटेंशंस कहते हैं। और इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें माइक्रोविलाई है, इसके अलावा सीलिया होते हैं और इसके अलावा फ्लैजेला होते हैं। अब माइक्रोविलाई क्या होता है, माइक्रोविलाई मेनली जो भी ऑब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं ना, जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसमें ये इंक्लूडेड होते हैं, वहां पर ये मौजूद होते हैं, ताकि जो भी वो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, उसको इंक्रीज कर सके, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, मेनली जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कौन से पार्ट में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती है, और ये भी सबसे ज़्यादा जो है वो वहाँ पर ही मौजूद होते हैं, ताकि एब्जॉर्प्शन करवा सके माइक्रोविलाई। ठीक है, अब ये एक्सटेंशंस तो सारी ही जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हैं। ठीक है, जो सीलिया होते हैं, सीलिया मेनली लोकेटेड होते हैं वहाँ पर जहाँ पर इन्होंने प्रोपेल करना होता है, किसी चीज़ को क्या करना होता है, मूव करवाना होता है। मोस्टली ये नोज वाले एरिया में या ट्रेकिया वगैरह में सीलिया जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल एयर के साथ मूव कर जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो डैमेज ना करें, इसलिए उनको आउटसाइड जो है ये सीलिया जो है वो बीट करके प्रोपेल कर देते हैं। और फ्लैजेला क्या होते हैं, फ्लैजेला मूवमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तो स्पर्म के पास भी फ्लैजेला होता है, ये उसको मूव करवाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा फ्लैजेला क्या होता है, जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया होता है, उसमें भी जो बैक्टीरिया में भी ये फ्लैजेला मौजूद होता है, जो कि उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। ऑर्गेनेलिस के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने, और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, वो है सेल साइकिल का। सेल साइकिल क्या होता है, बेसिकली ये एक पूरा साइकिल होता है, एक सीरीज़ होती है इवेंट्स की, जो कि स्टार्ट कहाँ से होती है, जब आपका सेल बना है और उसने डिवाइड होके नेक्स्ट सेल बना देने हैं। इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सेल साइकिल को डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि इस पूरे प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। अब जो सेल साइकिल होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो में इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज द इंटरफेज एंड नंबर 2 इज द माइटोटिक फेज। जो इंटरफेज होता है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में, 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। G1 फेज होता है, S फेज होता है एंड G2 फेज होता है। जो G1 होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट गैप, S को बोलते हैं सेंसिस फेज, और G2 को क्या बोलते हैं, G2 को कहते हैं सेकंड गैप। ये इंटरफेज में आता है। और माइटोटिक फेज में क्या होता है, इसके भी 4 स्टेप्स हैं। जो नंबर 1 इज द प्रोफेज एंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ इज द टीलोफेज। जो अब हम इंटरफेज से स्टार्ट करते हैं, इंटरफेज में डिवीजन नहीं हो रही होती, सिर्फ डिवीजन की प्रिपरेशन हो रही होती है, उसका प्रिपरेटरी फेज होता है सेल साइकिल का। अब इसके अगर G1 फेज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो सेल होता है ना उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसने एक से डिवाइड होकर 2 बनाने होते हैं, इसलिए वो उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और नॉर्मली जो G1 होता है ये इंटरफेज का लॉन्गेस्ट फेज होता है। वैसे तो डिफरेंट सेल टाइप के अकॉर्डिंग ये वेरी करती है इसकी जो लेंथ होती है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मली लॉन्गेस्ट ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, साइज एंड वॉल्यूम सेल का इंक्रीज होगा। एस फेज में क्या होता है, एस फेज होता है सेंसिस फेज। सेंसिस किस चीज़ की होती है, जो जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है उसकी क्या होती है, डुप्लीकेशन हो जाती है, वो डबल हो जाता है, उसको बोलते हैं एस फेज। और G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में फर्दर जो भी प्रिपरेशंस होती हैं, जो डिवीजन से पहले होनी होती हैं, वो सारी G2 फेज में क्या होती हैं, वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये 3 फेज क्या हैं, ये इंटरफेज के हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जो डिवीजन से पहले की प्रिपरेशंस थी वो कंप्लीट हो गई, जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया, साइज इनलार्ज हो गया, जितनी भी डिवीजन का जो भी उसका प्रिपरेटरी फेज था वो इंटरफेज में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, माइटोटिक फेज की। अब माइटोटिक फेज के ये 4 फेजेस हैं और इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। बेस्ट यहाँ पर जो बुक में है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ये क्या है, ये प्रोफेज है। प्रोफेज में आपको दिखाया गया है कि ये साइड पे क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये दरमियान में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसमें क्या है, ये क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या है, यहाँ पर टाइटली पैक्ड फॉर्म में, थ्रेड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिवीजन होने लगी है इसलिए ये पैक्ड फॉर्म में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये सेंट्रियोल्स हैं, और सेंट्रियोल से क्या हुआ है, माइटोटिक स्पिंडल्स निकलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, उसके यानी कि ये इस तरह की जो अपीयरेंस होती है वो किस में होती है, वो प्रोफेज में होती है। ठीक है, ये सारी अरेंजमेंट्स होती हैं प्रोफेज में। लेकिन एक स्टेप यहाँ पर है कि प्रोफेज में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, सराउंडिंग पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकंड स्टेप, दैट इज द मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, इस तरह से मेटाफेज प्लेट बोलते हैं इस अरेंजमेंट को, जो कि मेटाफेज में बनती है, ये आपको दिखाई गई है। मेटाफेज प्लेट में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेंटर में सेल के इस
इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ये क्या है, सेंट्रियोल्स हैं आपके, और यहाँ से ये माइटोटिक स्पिंडल्स एक्सटेंड कर रहे हैं जो कि क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो गए हैं। तो इस तरह की अपीयरेंस किस में होती है, मेटाफेज में होती है। ठीक है, उसके बाद है एनाफेज, इसका थर्ड स्टेप है। एनाफेज में क्या होता है कि डिवीजन हो चुकी होती है, मतलब कि डिवीजन इस तरह से होती है, सिर्फ क्रोमोसोम्स की डिवीजन, यानी कि ये जो माइटोटिक स्पिंडल इसके साथ अटैच हुए थे वो क्या हुए, शॉर्ट होना स्टार्ट हो गए। जब ये शॉर्ट हुए तो उन्होंने ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे आपस में अटैच थे सेंट्रोमियर पे, उनको सेपरेट अलग अलग कर दिया गया है, जो भी सिस्टर क्रोमेटिड्स थे उनको। अब थर्ड जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, तो इसका फोर्थ स्टेप टीलोफेज है। टीलोफेज एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है स्प्रोफेज के। इसमें क्या होगा कि ये जो सेल्स एक से दो बनने, इसलिए क्या होगा कि इनमें सेपरेट जो भी ये क्रोमेटिड्स जो हैं यहाँ पर सेपरेट हुए थे, इनके इर्द गिर्द क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर से साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन हो जाती है, और इस तरह से ये दो सेपरेट सेल्स जो हैं वो एक से दो आइडेंटिकल सेल बन जाते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया कि सेल साइकिल किस तरह से होता है।